आज हम मनुष्य के सौंदर्य बोध और ललित कलाओं पर विचार करेंगे। सौंदर्य भावना मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है। वह अपने आप को सुंदर देखता है, सुंदर दिखाना भी चाहता है। इसके द्वारा वह आनंदित होता है और प्रसन्न होता है। अपनी इस प्रसन्नता को वो दूसरों को भी आनंदित करता है। इसलिए अपने जीवन यापन के प्रत्येक कार्य को वह सुंदर तरीके से अर्थात कलात्मक ढंग से करने का प्रयास करता है। वह अपने घर की वस्तुओं को किसी क्रम से, किसी करीने से अर्थात बड़ी कलात्मकता के साथ सजा कर रखता है। यह कलात्मकता उसके सौंदर्य बोध पर निर्भर करती है। कलात्मकता या सौंदर्य बोध उसकी प्रसन्नता का कारण बन जाती है। यही नहीं, कुछ कार्य तो वह नितांत अपनी सौंदर्य भावना को अर्थात सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए ही करता है। इसके लिए वह अपना पर्याप्त समय खर्च करता है, शक्ति खर्च करता है और बहुत सारा धन भी व्यय करता है। विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास इसी सौंदर्य बोध के कारण हुआ है। जैसे वास्तुकला यानी भवन निर्माण कला या राजगिरी, पाक कला अर्थात भोजन कला या हलवाईगिरी, वस्त्रकला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, काष्ठकला, अस्त्र शस्त्र कला इत्यादि। भारत के शास्त्रों में ऐसी 64 कलाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऐसी कलाओं को हम उपयोगी कलाएं कहते हैं, क्योंकि ये कलाएं हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सहायता करती है। लेकिन कुछ कलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं होता, फिर भी मनुष्य उन पर अधिक पैसा खर्च करता है, शक्ति खर्च करता है, श्रम खर्च करता है। ऐसी कलाओं को हम ललित कलाएं कहते हैं। ऐसी ललित कलाओं में बांसुरी बजाना, हारमोनियम, ढोलक, वाद्य यंत्र आदि खरीदने के लिए वह विभिन्न प्रकार के बहुत सारा पैसा खर्च करता है। और जैसे पेंटिंग या चित्र या विभिन्न प्राणियों की या मनुष्यों की मूर्तियाँ खरीदता है। कुछ लोग गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर होते हैं। कुछ महिलाएं बहुत बढ़िया नृत्य करती हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं, गाना गाती हैं। इन कलाओं से सिर्फ मनोरंजन होता है, किंतु हमारे दैनिक जीवन में उनका प्रत्यक्षतः कोई सहायता नहीं होती। ऐसी कलाओं को ललित कलाएं कहा जाता है। ये ललित कलाओं का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उनको हम इस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है: वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, वाद्य कला या संगीत कला, काव्य कला और नाट्य कला। अब हम एक एक कला पर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण कला। भवन या इमारतें मनुष्य अपने उपयोग के लिए बनाता है, किंतु कुछ भवन या इमारतें ऐसे भी बनाई जाती हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन यापन में कोई सहायता नहीं करती, और ऐसे भवनों पर या ऐसी इमारतों पर वो अधिक खर्च भी करता है। हिंदुओं और जैन मतावलंबियों के अनेक मंदिर ऐसे हैं जो वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं। उत्तर भारत में भी वृंदावन जैसे धार्मिक स्थानों पर अनेक मंदिर वास्तुकला के उत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। अनेक स्थानों पर बने बिरला मंदिरों के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, किंतु आगरा का ताजमहल वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। आगरा के दयाल बाग में राधा स्वामी मंदिर तथा विभिन्न स्थानों पर स्वामी नारायण संप्रदाय के अक्षरधाम मंदिर भी वास्तुकला के अच्छे नमूने कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार वास्तुकला एक उत्कृष्ट ललित कला कही जा सकती है। दूसरे नंबर पर हम मूर्तिकला या शिल्प कला का नाम लिया जाता है। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, कपड़े या किसी अन्य पदार्थ से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये मूर्तियां मानव आकृति की ही नहीं, बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मकान आदि वस्तुओं की भी बनाई जाती हैं। इनमें से एक खास प्रकार की मूर्तियों को कुछ लोग अपने पूजा गृह में भी रखते हैं, कुछ लोग अपने ड्राइंग रूम में सिर्फ सौंदर्य बोध को प्रदर्शित करने के लिए रखते हैं। हैदराबाद या सिकंदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में एक पूरा कमरा, पूरा कक्ष विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से सजाया हुआ है। यहाँ विभिन्न भाव भंगिमाओं की प्रभावशाली ढंग से उद्घाटन करने वाली
श्वेत इटालियन पत्थर की मनमोहक मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं और हर दिन सैकड़ों लोग उन्हें देखने आते हैं। दक्षिण भारत में भगवान बाहुबली की मूर्ति और अफगानिस्तान के बामियान क्षेत्र में भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति, जिसे आतंकवादियों ने तोड़ डाला था। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी और हमारे गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति इस कला के उत्तम उदाहरण कहे जाते हैं। तीसरी ललित कला है चित्रकला। चित्रकला में भवन और मूर्त कला की अपेक्षा बहुत कम और सूक्ष्म उपादानों की आवश्यकता होती है। चित्रकार सिर्फ रंग और कूची और कागज़ या दीवार या भित्ति पर अर्थात कम से कम संसाधनों में प्रभावशाली चित्र बना देता है। राजा रवि वर्मा के चित्र इस कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। बहुत बार तो सिर्फ पेंसिल के द्वारा सादा कागज पर रेखाओं के माध्यम से प्रभावशाली चित्रों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें रेखा चित्र या स्केच कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से कलाकार सिर्फ रेत पर अपनी उंगलियों से भी बढ़िया चित्र बना देते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही चित्रकला का विकास हुआ है। हमारे देश में प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर धार्मिक भावनाओं और कथाओं को व्यक्त करने वाले चित्र प्राप्त होते हैं। अजंता की गुफाओं में प्राकृतिक रंगों से बनाए गए चित्र हजारों वर्षों पहले के हैं, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। चौथी कला है वाद्य कला या संगीत कला। इस कला में विभिन्न प्रकार के यंत्रों की ध्वनियों के माध्यम से कलाकार अद्भुत आनंद की सृष्टि करता है। जाकिर हुसैन तबला की धुन के माध्यम से, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के माध्यम से, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी और रविशंकर सितार के माध्यम से ऐसा कमाल पैदा करते हैं कि संसार के संगीत प्रेमी उन्हें सुनने के लिए ललायत रहते हैं। पांचवी ललित कला है काव्य कला। इस कला में सिर्फ शब्द के माध्यम से अपूर्व आनंद का उपयोग लिया जाता है। कवि अर्थ आखर बल सांचा, व्यास, वाल्मीकि, शेक्सपियर, कालिदास अथवा हमारी हिंदी के तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, बिहारी प्रसाद निराला, पंत इत्यादि अनेक ऐसे अमर कवि हैं जिन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से सैकड़ों वर्षों से काव्य प्रेमियों के दिलों पर राज किया है और कर रहे हैं। अगली कला है नृत्य कला। सिर्फ अंग संचालन द्वारा, दूसरी चीज़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंग संचालन द्वारा, विशेषतः पग संचालन द्वारा ही इस कला का निष्पादन किया जाता है। कलाकार अपने पैरों की थिरकन द्वारा ही अपने दर्शकों को मोहित कर लेता है और स्वयं भी आनंदित की अनुभूति करता है। इसके लिए उसे किसी बाहरी संसाधन की आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता तो बिल्कुल नहीं है। यह बात अलग है कि वाद्य यंत्रों के सहारे पग संचालन और भाव संप्रेषण में सुगमता प्राप्त होती है। अगली कला है नाट्य कला। विद्वानों की राय में नाट्य कला एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वास्तु, शिल्प, चित्र, संगीत, काव्य और नृत्य जैसी सभी कलाओं का एक साथ समावेश किया जा सकता है और किया जाता भी है। इस प्रकार ये कलाओं का वर्गीकरण हमने प्रस्तुत किया। अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इन कलाओं में श्रेष्ठतम कला कौन सी है। प्राय यह प्रश्न उठाया जाता है कि इन सभी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना जाए। इस प्रश्न के संदर्भ में दो दृष्टियों से विचार किया जाता है। एक यह कि इन कलाओं के निर्माण में जिन वस्तुओं का उपयोग किया गया है अर्थात उनके उपादान कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा यह है कि किस कला द्वारा मानवीय मनोभावों की अभिव्यक्ति में अधिक सफलता प्राप्त होती है। इस दृष्टि से निम्नलिखित रूप में आरोही क्रम से इन कलाओं को देखा जा सकता है। वास्तुकला। वास्तुओं या भवन निर्माण के जिन ईंट, पत्थर आदि पदार्थों का उपयोग किया जाता है वे सब काफ़ी स्थूल रूप के होते हैं, इसलिए उनके द्वारा मानवीय मनोभावों की अभिव्यक्ति अपेक्षित प्रखरता के साथ या सूक्ष्मता के साथ नहीं हो पाती है। उदाहरण के लिए ताजमहल को लें। ताजमहल एक भव्य और सुंदर इमारत तो है और उस कालखंड के भवन निर्माता कलाकारों की या मिस्त्रियों की कार्यकुशलता या कला कुशलता पर प्रकाश डालती है, किंतु यह बात नहीं बता सकते कि वह प्रेम का प्रतीक है या वैराग्य का या घृणा का प्रतीक है। दर्शकों को यह बताना पड़ता है कि यह अपनी पत्नी मुमताज़ के प्रति शाहजहाँ ने प्रेम की प्रतीक के रूप में बनवाया था, किंतु जब यह बताया जाता है कि ताज के बन जाने के बाद शाहजहाँ ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे,
जिन्होंने इसे बनाया था, तब यही ताज ईर्षा, द्वेष या घृणा का प्रतीक भी बन जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता बताने पर ही प्रभावित करती है, अपने आप तो वह एक सुंदर दिखने वाली इमारत ही है। मूर्तिकला या शिल्पकला। वास्तुकला की अपेक्षा मूर्तिकला में एक ही वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह वस्तु एक पत्थर हो या मिट्टी हो या कुछ और हो। साथ ही मूर्तिकला में वास्तुकला की अपेक्षा भाव संप्रेषण की सुविधा अधिक होती है और सरलता भी होती है। कभी कभी कोई कलाकार ऐसी मूर्ति गढ़ देता है जिसे देखकर दर्शक यह कहने लगते हैं कि क्या मूर्ति बोल उठेगी, ऐसा लगता है, कुछ कहना शुरू कर देगी। यह विशेषता मूर्ति में ही उत्पन्न की जा सकती है, वास्तु या इमारत में नहीं। मूर्ति में प्रेम, वात्सल्य, घृणा, वैराग्य आदि मनोभावों को अच्छी तरह व्यक्त किया जा सकता है। उक्त जो सालारजंग की बात कही गई है, सालारजंग म्यूजियम में संकलित की गई मूर्तियों में यह खूबी देखी जा सकती है। तीसरी ललित कला है चित्रकला। वास्तु और मूर्ति की अपेक्षा चित्र में भाव संप्रेषण की क्षमता अधिक होती है। साथ ही उसके उपादान कारण भी अपेक्षाकृत कम और सूक्ष्म होते हैं। ईंट, पत्थरों और गारे की अपेक्षा चित्र के उपादान कारण अर्थात कागज़, कैनवास या दीवार की सतह, रंग और कूंची आदि अधिक सूक्ष्म होते हैं। यही कारण है कि इस कला में मनोभावों को सूक्ष्मता से संप्रेषित करने की क्षमता अधिक प्रभावशाली होती है। अगली कला नृत्य कला कही जा सकती है। भवन, मूर्ति और चित्र, इन तीनों कलाओं द्वारा भाव संप्रेषण की अपनी सीमाएं हैं। इनके माध्यम से कलाकार जिस भाव को संप्रेषित करता है वह स्थिर होता है और यह हो जाता है, उसमें गतिमानता नहीं रहती है। जब भी देखते हैं वह वही दिखाई देता है जैसा पहले देखा गया था। उसमें कुछ नवीनता दिखाई देती भी हो तो वह देखने वाले की दृष्टिकोण के कारण हो सकती है। इसलिए तो कहा जाता है कि सौंदर्य सिर्फ वस्तु में नहीं, दृष्टिकोणों में भी होता है। दृष्टा की मन स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। नृत्य कला में कलाकार अपने अंग संचालन से, विशेषतः पैरों की थिरकन से, विभिन्न प्रकार के मनोभावों को व्यक्त करता है और आनंद की निर्मित करता है। जहाँ तक इस कला के माध्यम का प्रश्न है, वह सिर्फ अंग संचालन ही है, अपेक्षाकृत सूक्ष्म माध्यम है। यह अलग बात है कि उसमें वाद्य यंत्रों की सहायता ली जा सकती है, किंतु अनिवार्यता नहीं है। आवश्यकता हो सकती है किंतु अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। वाद्य या संगीत। संगीत का माध्यम ध्वनि है, जो वास्तु, मूर्ति और चित्र के माध्यमों की अपेक्षा अधिक अमूर्त या सूक्ष्म है। यही कारण है कि उसका प्रभाव भी अपेक्षाकृत अधिक गहरा तथा व्यापक होता है, जिसके अंतर्गत सिर्फ ध्वनि के माध्यम से ही सूक्ष्म तथा गहन मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। वैसे तो सभी ललित कलाओं के उपयोग के लिए किसी न किसी प्रकार के प्रशिक्षण की अर्थात ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, किंतु इस माध्यम को अपनाने या उपभोग करने के लिए भी विशेष प्रकार के अभ्यास या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला की धुन के माध्यम से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के माध्यम से, पंडित हरिशंकर चौरासिया बांसुरी के माध्यम से और पंडित भीमसेन जोशी गले के माध्यम से ऐसा कमाल पैदा करते रहे हैं कि उन्हें संसार भर के संगीत प्रेमी सुनकर अपने आप को धन्य समझते हैं। काव्य कला। विद्वान विचारकों के मत से काव्य कला सर्वश्रेष्ठ ललित कला है, क्योंकि अन्य उक्त सभी कलाओं की अपेक्षा इसके माध्यम से अधिकतम गहरे और सूक्ष्म मनोभावों को तथा दार्शनिक जटिलताओं को भी व्यक्त करने की सामर्थ्य होती है। हमारे देश में रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता व्यास, मेघदूत के रचयिता कालिदास, हिंदी में तुलसी, सूर, बिहारी, घनानंद, पंत, प्रसाद, निराला आदि ऐसे कवि हैं जो अपने मन के जटिल और गहन तथा सूक्ष्म मनोभावों को व्यक्त करके अमर हो गए। साथ ही काव्य कला इसलिए भी श्रेष्ठ कही जाती है कि उनका उपादान कारण सिर्फ शब्द है, जो उपरोक्त अन्य कलाओं के उपादान कारणों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और तरल है। ऊपर बताया गया है कि कवि अर्थ आखर बल साचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। नाट्य कला। अनेक विद्वान यह मानते हैं कि सर्वोत्तम श्रेष्ठ ललित कला तो नाट्य कला ही है, क्योंकि नाटक में वास्तु, शिल्प, चित्र, संगीत,
काव्य आदि सभी कलाओं का प्रयोग सफलतापूर्वक हो सकता है और होता भी है। नाटक मंचन करते समय निर्देशक रंगमंच के दृश्यों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार पार्श्वभूमि में पर्दे पर चित्रों द्वारा या प्रत्यक्ष रूप में घर, पाठशाला, जेल खाना, फांसी घर, मेला ठेला अथवा प्रत्यक्ष नाटक का मंच अर्थात नाटक में भी एक और नाटक का आयोजन कर सकता है, करता है। ललित कलाओं में मिश्रण का सिद्धांत। कैसा भी और कौन सी भी कला हो, उसमें दूसरी कलाओं के पूर्ण या कुछ अंशों के औचित्यपूर्ण मेल करने से कलाकृति के सौंदर्य में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है, या यूँ कहें कि चार चांद लग जाते हैं। इसी तथ्य का संकेत नाट्य कला का विवेचन करते समय किया गया है। देखा गया है कि सभी ललित कलाओं में न्यूनाधिक मात्रा में एक दूसरे का सहयोग अवश्य लिया जाता है। उपयोगी कलाओं में तो यह तथ्य स्पष्टता से देखा जा सकता है। जैसे पाक कला को हम लें तो पाक कला यानी भोजन बनाने की कला है। इसमें तमाम प्रकार की दूसरी कलाओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन बनाते हैं तो चटनी में करते हैं, चटनी में मिश्रण का सिद्धांत काम आता है, यानी एक ही पदार्थ से चटनी बनती है और अनेक पदार्थों के साथ मिलने से चटनी बनती है। उसी प्रकार से मिक्स सब्जियां बनती हैं और इसी प्रकार से हमारे पकवान भी अनेक प्रकार के मिश्रण से बनते हैं। तो मिश्रण का सिद्धांत दूसरी चीज़ों में जैसे उपयोगी कला में काम आता है। वस्त्र बनाने में भी तमाम प्रकार के मिश्रण का सिद्धांत काम करता है। और भी ललित कला जैसे हमारे घर में फर्नीचर बनते हैं तो फर्नीचर या हमारे घरों में जो और सामान होता है उसमें भी एक मिश्रण का सिद्धांत काम करता है। विभिन्न प्रकार के बेल बूटे सजाए जाते हैं, रंगों का प्रयोग किया जाता है। दीवारों पर हम चित्र बनाते हैं, दीवारों को सजा के रखते हैं। सिर्फ दीवारें ईंट पत्थरों की नहीं होती, उनमें रंगों का भी मिश्रण किया जाता है और दूसरी कलाओं का भी, चित्रों का मिश्रण किया जाता है। तो इस प्रकार मिश्रण का सिद्धांत हमारे जीवन की ललित कलाओं में तो होता ही है, लेकिन उपयोगी कलाओं में भी नित्य प्रति काम आता है।